नमस्कार, आप देखें टुडेस हॉटलाइन दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। कुछ देर में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज भी होंगे इस कार्यक्रम के संचालन में और निफ्टी बैंक पे बातचीत करेंगे। इंडेक्स पर आपकी अप्रोच क्या है उससे बात करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के जवाब। लेकिन एक बार इंडस्ट्रीज को लेकर आते हैं और आपकी स्क्रीन पर कुछ देर में वो जरिया भी आएगा जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम यानी टुडे हॉटलाइन से जुड़ सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर और साथ ही साथ वो व्हाट्सएप नंबर। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए, आज एक बार फिर से 32,250 ये निफ्टी बैंक का नया शिखर था और लगभग ओपनिंग के वक्त ही जो एक टिक लगा था करीब, अगर आप देखें करीब 12,199 का, ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज ने अपना शिखर छुआ, लेकिन उसके बाद लाजमी है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अच्छा, अब तक के प्राइस में इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। कल के ऑलमोस्ट क्लोजिंग हाइज को या फिर प्रीवियस हाइज को, जिसको हमने कल काफ़ी मुशक्कत के बाद, काफ़ी देर बाद टिकने के बाद काटा था, उसको अब तक हमने वॉलेट नहीं किया है नीचे की तरफ। और निफ्टी बैंक जहां पे 32,000 पर डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में 32,000 के पुट में सबसे बड़ा ओआई खड़ा था, 32,500 की कॉल में ओआई खड़ा था, 32,000 की पुट में खड़ा था, वो लेवल वॉलेट नहीं हुआ है। तो लेट्स सी 12 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक इस रेंज में कंसोलिडेशन कैसा होता है। समित चौहान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और समित, नो डाउट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉसिबल था इन रेंजेस में और आप 4-5 दिन ताबड़तोड़ भागे हैं, तो एक डिसेंट रिट्रेसमेंट क्या होगा जिसमें आप री एंट्री के बारे में सोचेंगे और निफ्टी बैंक में से ज़्यादा सही लॉन्ग्स के लिए क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो हमें लग रहा है कि ये जो लास्ट हाफ एन आवर में डिप आई है, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे आपने भी बताया कि 32,000 के आसपास काफ़ी बड़ा पुट राइटर है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिक्लाइन है यहाँ पे एक बार बाइंग आ सकती है और प्रॉब्ली सेकंड हाफ में हमें वापस एक अच्छा ट्रैक्शन मार्केट में दिख सकता है। तो अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कोई अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये करंट डिप पे भी हम बाय करने की सलाह देंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसका 32,100 का वीकली एक्सपायरी जो कल एक्सपायर होगा, वो अभी 110-112 के रेंज में कॉल मिल रहा है, तो वहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा फेवरेबल होगा। तो ये डिक्लाइन के बाद वापस एक बार बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है 32,200 32,300 के पास जाने के लिए, तो वो एक कॉल में आप ध्यान दे सकते हो। और निफ्टी में अगर बात करें तो यहाँ पे इमीडिएटली 12,150 का अच्छा सपोर्ट है और आज हमने पुट राइटर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ये इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे देखे हैं। ऊपर की तरफ 12,200 के कॉल राइटर्स भी थोड़े हावी है, बट डिक्लाइन में हमें लगता है कि जहाँ से अगर बैंक निफ्टी अच्छा बाइंग मोमेंटम पिकअप करता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ वापस एक बार 12,200 का पड़ाव ब्रेक कर सकता है। तो उसमें 12,150 का कॉल जो 45-46 के रेंज में चल रहा है, वहाँ पे एक अच्छा बेट बन सकता है। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पे समित की अप्रोच क्या होगी ये समझ लिया हमने। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि हम CNBC आवाज़ पर, ये CNBC आवाज़ की 15वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पूरे सेलिब्रेशन को हम 1 महीने तक एक्सटेंड करेंगे। और इस क्रम में हम एक से एक बड़े जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं जो बाजार के, अगर आप देखें, बड़े विशेषज्ञ हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मिस्टर रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत होगी मेरे सहयोगी अनुज के साथ। वो मुंबई स्टूडियोज में इस वक्त एक खास बातचीत के लिए अब तैयार हैं। ओवर टू यू अनुज। जी हाँ, अब हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। और रामदेव अग्रवाल को भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको एक रीडिंग करनी है तो जो मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडी होती है हर साल जो छपती है, उसको पढ़िए। बहुत आपको अच्छे उसमें से किस्से मिलेंगे और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और थोड़ा हमारे लिए एक फ़र्क ये होता है कि वो स्टडी जो है हमको एक दिन पहले मिल जाती है, इससे पहले कि रामदेव जी उसको पब्लिश करें। रामदेव, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने समय निकाला और स्टूडियो में आए। इट्स प्लेजर ऑलवेज। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ आपकी जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है इस बार की, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है वेल्थ क्रिएशन स्टडी से। इस बार जो नया निकल कर आ रहा है मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। तो जरा बताइए, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी क्यों जरूरी है और क्या वो पहलू हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए जब हम मैनेजमेंट इंटीग्रिटी की बात करते हैं? तो देखिए, एक तो पहली बात, आप पहले मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस समझे। अच्छा, सो मैनेजमेंट जो है कि आपका अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट, ये दोनों जोड़ी चाहिए आपको पैसे कमाने के लिए। मतलब कंपनी को पैसा कमाएंगे, आप पैसा कितना कमाएंगे तो आपके ऊपर है और बाजार के ऊपर है। बट कंपनी टू बी सक्सेसफुल, आपको बहुत अच्छा बिजनेस हैज़ टू रन, बट बहुत अच्छा जॉकी, दैट इज मैनेजमेंट।
ये बहुत जरूरी है। अब बहुत अच्छा मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? ही हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट, मतलब एक उसमें कॉम्पिटेंसी होनी, उसको वो हुनर होनी चाहिए, जो भी काम है। ब्रोकिंग है तो ब्रोकिंग आना चाहिए उसको, और दूसरा ये है वो ईमानदार होना चाहिए। तो जो ईमानदारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर होल्डर के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी सभी के लिए होना चाहिए, ऑल स्टेक होल्डर, आपके एम्प्लॉयज़, सप्लायर, बायर, गवर्नमेंट, हर हिसाब से आपको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार आदमी एंड कॉम्पिटेंट आदमी, जब इस टाइप का आदमी जब मिलता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। सो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एक वॉरेन बफेट ने 1990 में या 91 में उसको पूछा कि भाई व्हाट इज द हाउ डू यू लुक एट द मैनेजमेंट, मतलब आपके मैनेजमेंट कैसे देखते हैं आप? तो उसमें तीन उसमें ये होने चाहिए, मेन गुण होने चाहिए। पहला, बहुत अच्छा हुनर होना चाहिए, कॉम्पिटेंस भयंकर होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटेंस होकर लेजी नहीं होना चाहिए, काफ़ी एनर्जी होना चाहिए, उसमें पैशन होना चाहिए। एंड थर्ड एंड नॉन निगोशिएबल इज द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज 0 और 1। सी, कॉम्पिटेंस कैन बी 0 to 100, मतलब 70, 80, इट कैन बी एट डिफरेंट स्केल। एनर्जी भी एक स्केल में हो सकता है, बट इंटीग्रिटी इज 0 और 1। यदि है तो ही उनके साथ जाओ। ठीक है। सो या आपने वॉरेन बफेट की बात की है और उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज जो मेंशन की, जो मेरे लिए इस पूरी स्टडी की एक लाइन है कि वॉरेन बफेट पूछते हैं कि चलिए देखिए मेरे पास ऑपरेशन कराने का पैसा नहीं है, लेकिन क्या आप एक्सरे में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, तो ताकि लगे कि मेरा एक्सरे ठीक है। तो मतलब ये फाइनेंशियल्स देख के आप कैसे जानेंगे कि ये जो एक्सरे में कुछ गड़बड़ थी उसको मेकअप नहीं किया गया है? हाँ, तो ये क्या है, थोड़ा सा तजुर्बा भी चाहिए, और थोड़ा सा आप यदि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो पढ़ने में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक तो प्रॉफिट लॉस तो सब लोग देखते हैं कि भाई अर्निंग्स इतना आ गया, 100 करोड़ आ गया, 200 करोड़, 1000 करोड़ आ गया। सो सबका फोकस 99% फोकस प्रॉफिट के ऊपर होता है, प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर होता है। क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा कम होता है। फिर भी लोग देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ROC क्या है, सब देखते हैं, बट नोबडी लुक्स एट द कैश। सी, एक खास बात क्या है, मैनेजमेंट के पास सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र सिस्टम में क्या दिया, डबल एंट्री सिस्टम में एक्रूअल का एक पावर दिया हुआ है। एक्रूअल क्या होता है कि भाई आपका जैसे आज का सेल्स, आपका कैश में सेल्स 100 करोड़ है, लेकिन क्रेडिट देके सेल्स 110 करोड़ है, तो आपका अधिकार है कि आप 110 लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो 10 या 20 या 30 जो लिखते हैं आप एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव द कैश सेल्स, वो रिसीवेबल्स में डालते हैं जो आप, वो जो अक्रूवल का पावर मैनेजमेंट के ऊपर है। अब वो बदमाश मैनेजमेंट होगा, वो 150 भी लिख सकता है। अच्छा, लेकिन कई बिजनेसेस में होता है कि आपको रिसीवेबल्स होते हैं रामदेव। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज गलत है, अक्रूवल करना गलत है। यू हैव टू डू राइट अक्रूवल। सो कंजर्वेटिव अकाउंटिंग करने का, क्योंकि प्रॉफिट नंबर इज एन अप्रॉक्सीमेट नंबर, इट इज नेवर अ परफेक्ट डिजिटल नंबर। ठीक है। तो ये क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि बराबर EPS इज 13.5 ऐसा लगता है, लेकिन क्या है वो अप्रॉक्सीमेट नंबर है। लेकिन उसमें दो तरीके हो सकते हैं। मैनेजमेंट की अकाउंटिंग कंजर्वेटिव हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है, और अग्रेसिव से थोड़ा आगे फ्रॉडुलेंट भी हो सकती है। ये आपको चेक करने का है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, और वो एक जगह दिखेगा नहीं, हर जगह दिखेगा। तो ये जैसे कैसे चेक करें? जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो जो सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था कि सत्यम का, जब तक कुछ नहीं निकला था तब तक तो सब मान रहे थे कि मैनेजमेंट अच्छी है। और दूसरा शायद थोड़ा अनचैरिटेबल होगा अभी कहना, लेकिन येस बैंक की भी बात होती है कि येस बैंक का भी देखिए तो और अच्छा खासा वो भी वेल्थ क्रिएटर था, लेकिन एकदम से देखिए 1 साल में क्या निकल कर आया। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें नाम? तो एक स्मॉल टाइम इन्वेस्टर कैसे आइडेंटिफाई करेगा इसको? तो जैसे इसमें हमने रिपोर्ट में लिखा है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग ऑनेस्ट अकाउंटिंग, एंड देयर आर infinite ways, millions of ways of doing fudging of the account, because circumstances, amount, quantity, industry, आपका कैसा माइंडसेट है, कैसा अकोमोडेशन मिल सकता है, ऑडिटर कितना अकोमोडेटिव है, ये सब के ऊपर मिला के नए नए तरीके निकलते हैं। हर कंपनी अपने हिसाब से नया ढंग से करेगा, समझे ना। एंड दे विल ट्राई टू बीट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, देयर ओन सीनियर एम्प्लॉयज, सबको बीट करके आपको ऐसा अकाउंट निकाल देते हैं। बिकॉज बेनिफिट ऑफ फजिंग is multiple times more than cost of fuzzing. Okay. So आप यदि 1000 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ाते हैं, तो आप यदि 20 का P मल्टीप्लाई तो 20,000 करोड़ का एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मिलता है। Whereas आपको कॉस्ट लगेगा 10 टका 15 टका पक्का लगता है उसका। 1000 करोड़ बढ़ाने के लिए आपको 100-150 करोड़ टैक्स GST मिला मिला के लग जाएगा। तो people are willing to pay 10-15% more to fuzz the books, have the high price higher, issue 20% shares and take 2-3,000 करोड़। लेकिन ये एक चीज तय है कि वो कॉस्ट तो चली जाएगी, लेकिन ये जो बेनिफिट है ये भी कभी ना कभी निकल के वापस आ जाएंगे। ये तो रेस टू जीरो है। ये तो रेस टू जीरो है। हर साल वो बड़ा होता जाएगा। इस साल 100 का 150 करेंगे तो 50 करोड़ फर्ज किए, अगले साल 150 को 200 करेंगे तो आपको 100 करोड़ फर्ज करना पड़ता है।
अच्छा, और क्यूमुलेटिव फजिंग 150 करोड़ का हो गया, तो वो वही जो राइडिंग द टाइगर एंड हाउ टू गेट ऑफ, यू डोंट नो। जब बबल फटेगा तो फिर हाँ, तो ये जो आप जो बताए सब नाम, उसमें से वही होता है, यस बैंक और ये सब, इनका क्या चालू करते कोई छोटी, क्या होता है कोई भी चीज जो है ना बहुत छोटे से चालू होती है, एंड यू कैन गेट अवे विद दैट, किसी मालूम नहीं पड़ा, ऑर्डर को मालूम पड़ा, इंडिपेंडेंट को मालूम पड़ा, बाजार को मालूम पड़ा, और बाजार ने भर भर के वैल्यूएशन दे दी। अब उसके बाद क्या होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं, उसके बाद अगले साल फिर बोलते हैं थोड़ा और कर लेते हैं, यू नो, फिर तो अगले साल के बाद तो हमारे पास वो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उसमें सब ठीक हो जाएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट आता और ये प्रॉब्लम बड़ा बड़ा होता जाता है, और आखिरी में मैनेजमेंट देन गेट्स टायर्ड एंड दे गेट कॉट फ्रॉम ऑल साइड्स। यू नो, अल्टीमेटली उन्होंने 5 जो सबसे इनोवेटिव काम किया सत्यम ने, इट हैज मेड टू द ग्लोबल बुक्स, द ओनली एग्जांपल ऑफ इंडियन फ्रॉड्स व्हिच हैव मिस्ड, जिसने ग्लोबल मतलब रिकॉग्निशन लिया है वो सत्यम है, क्योंकि सत्यम ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता, अमेरिका में भी नहीं किया किसी ने, वो है कैश को फर्ज कर दिया उठा के। अच्छा, 5,000 करोड़ का कैश इन हैंड जो नहीं था वो उन्होंने दिखा दिया। एक बार आपने कैश को, तो कंपनियों को एफडी की कॉपीज भी दिखानी चाहिए क्या आपको लगता अब है? तो क्या उनको सीख गया सब लोग, नाउ लिटरली दे नॉक द डोर ऑफ द बैंक्स एंड फिगर आउट कि भाई ये कैश है कि नहीं है। सो जनरल, आई एम एन ऑडिटर एंड आई हैव डन, क्योंकि उसके बाद इन्फोसिस ने दिखानी शुरू कर दी थी, वो एफडी की कॉपी दिखानी शुरू कर दी थी उसके बाद इन्फोसिस ने, जो सत्यम का वो बात है उसके बाद। सो ठीक है, लेकिन क्या है कि मतलब ये सब के नए जब तक नहीं हुआ था ना, तब तक इवन ऑडिटर्स और उतने कॉशियस नहीं रहते हैं। सो सी बेसिकली द वे टू, मतलब इसका तरीका क्या है, मतलब व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, कि यू हैव टू हैव फोरेंसिक माइंडसेट। ओके, आपको एक छोटा सा जासूस बनना पड़ेगा, एंड जब आप कंपनी को देखते, सिर्फ पुरानी कंपनीज हैं जिनके रिसर्च है, जिनका कल्चर इज नोन, कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल हाउस और से, सो उसमें समय प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कल्चर इज सेट, यू नो, कॉम्पिटेंसी गैप हो सकता है, यू नो, बट मतलब पर से फजिंग नहीं होएगा, बिल्कुल, यू नो, बट दे कैन बी अ कंप्लीट डिफर इन द बिजनेस, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट द इंटीग्रिटी फ्रॉम कॉम्पिटेंसी, है ना। तो जब आप इंटीग्रिटी देख रहे हैं तो, और नई कंपनी है जो आप जानते नहीं है, तो पहले तो ये चेक कर लें कि भाई कॉम्पिटेंसी बहुत है, लेट मी चेक द इंटीग्रिटी बिफोर बाइंग द स्टॉक। एंड इंटीग्रिटी चेक करने के लिए आपको उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ और मोमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। आपको कोई ना कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड मिलेगा, सप्लायर मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, वो बोलेगा कि भाई ये हार्ड ऑनेस्ट अच्छा कंपनी। वंस यू गेट दैट फ्रॉम 1 or 2%, then you are in good shape, because you can go back to him and say, भाई how did you say that? अच्छा, दूसरा ये, that is the forensic, but as far as the जो accounts statement है, 90% आप वहाँ पकड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इफ यू आर विजिलेंट, जैसे मतलब आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है बट फ्री कैश फ्लो नहीं है, सो यू हैव टू आस्क व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज आपका पैसा पूरा ऑपरेटिंग फ्लो जो है वो पूरा जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स में, तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट स्पेंडिंग ही इज डूइंग, और वहाँ पर आप देखिए भाई जो इक्विपमेंट सप्लायर है या कॉस्ट पर टन है या जो भी है, वेदर दैट इज राइट और नॉट। सो यू हैव टू हैव फोरेंसिक माइंड। सी, इन इन्वेस्टिंग देयर विल बी डिस्पाइट बीइंग द, आप कितने भी होशियार हैं, कहीं न कहीं आपको एक ना दो लोग जो है ना आपको बेवकूफ़ बना के जाएगा। अभी लास्ट ईयर आपने देखा वो बफेट साहब को भी कोई ने वो ये रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी ने $325 मिलियन का फ्रॉड करके चला गया, सीधा सिंगल एंट्री लॉस। स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर को भी कई बार धक्का लगता है, आपके भी पोर्टफोलियो में 1-2 बार कभी हुए हैं केसेस और आपने माना है कि हुए हैं, हाँ, लेकिन आप अपने कोशिश करनी चाहिए कि इंटीग्रिटी पे ध्यान रखा जाए। ये जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है, ये सब एक्सीडेंट के कारण से हमने किया कि भाई चलो ये भी खत्म करें, ये बार तो उससे थोड़ा, यदि हम 5-7% भी इंप्रूव हो जाए, मतलब जो यदि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बैड स्टॉक or fraudulent stock before the study was say 10%, has it become 5%? ओके, एक और जो चीज निकल कर आ रही है आपकी वेल्थ क्रिएटर स्टडी से, अब हमने ये बात तो कर ली मैनेजमेंट क्वालिटी की, लेकिन थोड़ी और बातें करते हैं। बोलिए। आप एक निकालते हैं फास्टेस्ट, एक निकालते हैं मोस्ट कंसिस्टेंट, और एक निकालते हैं बिगेस्ट, ठीक है ना। मैंने एक चीज देखी है, जो भी कंपनी 2 या 3 साल लगातार फास्टेस्ट में आ गई, वो एक वार्निंग साइन है। देखिए, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इंडिया बुल्स वेंचर हो गया, या फिर यूनिटेक हो गया, उससे पहले सत्यम हो गया, एसएसआई था। तो अगर लगातार एसएसआई का तो 5 साल का 223 का उसका मल्टीपल था, तो अगर लगातार 3 साल अगर कोई कंपनी फास्टेस्ट में आ जाए तो थोड़ा कॉशियस हो जाए फिर। या सी द ग्रोथ इज वन ऑफ, ये जो इंटीग्रिटी भी प्रॉब्लम कहाँ पड़ता है, ग्रोथ से, ग्रोथ एम्बिशन से। यू नो, हमने उसमें क्यों लिखा, लोग क्यों फर्ज करते हैं बुक्स, उसके बारे में हमने पूरा एक चैप्टर है, वो एक्चुअल में ध्यान देने जैसी चीज है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे, कि भाई वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हर कंपनी को उतना ग्रो करना है जितना उनका कॉम्पिटेंस नहीं है या जितना नहीं होना चाहिए।
मतलब डबल स्पीड से उनको ग्रो करने का, बिकॉज बाजार, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, मार्केट, दे लव ग्रोथ, दे आर इन लिटरली इन लव विद द ग्रोथ. तो जब व्हेन यू आर इन लव विद द ग्रोथ, मैनेजमेंट डिसाइड्स टू डिलीवर यू ग्रोथ बाय हुक और क्रूक, एंड इन दैट प्रोसेस ये आपका प्रॉब्लम्स होता है. तो जितने फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आप देखेंगे 200-250% ग्रोथ है. तो 1 साल कर लिए, 2 साल कर लिए, 3 साल कहीं न कहीं जाके वो जो मशीन जो है वो खुद ही टूट जाता है. बिल्कुल. अच्छा, जो मोस्ट कंसिस्टेंट की लिस्ट है उसमें एक चीज अमेजिंग है. इंडसइंड बैंक, पिडिलाइट, टाइटन, श्री सीमेंट्स, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा, गोदरेज कंज्यूमर, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एलआईसी हाउसिंग, कि इनमें आपने पैसा लगा दिया तो आपको एक पीस ऑफ माइंड तो है कि ये पैसा जाएगा नहीं आपका. मैं बोलता हूँ ये 10 कंपनी है ना, 10 कंपनी का आप एक पोर्टफोलियो बना दो आप, एंड यू वॉच इट आफ्टर 10 years. इवन आज की इवन प्राइस फ्रॉम हियर इट विल बीट द इंडेक्स हैंड्स डाउन. ये जो 10 कंपनियां हैं जो रामदेव जी बोल रहे हैं कि टॉप 10 मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर हैं, इंडसइंड बैंक, पिडिलाइट, टाइटन, श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, अभी भी इनका पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है. मतलब I don't say that they will return the same, बट दे विल बीट द इंडेक्स. they'll beat the index. Hello, this is a better index than index itself. ओके, दिस इज अ बेटर इंडेक्स. तो ये देखिए, जो सबसे ज्यादा जोर है रामदेव का वो है कंसिस्टेंसी पे, पेस पे नहीं. ये एक मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है जो आपको जीतनी है. एक मैराथन है, Yeah. इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है. रामदेव, कुछ और टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है. एक और जो चीज निकल कर आई है कि फाइनेंशियल्स ने बहुत अच्छा किया है और कंजम्पशन ने बहुत अच्छा किया. और हमको कहा जाता है कि हमारी मार्केट के 2 लेग्स हैं, फाइनेंशियल और जो कंजम्पशन और जो उसको फाइनेंस करता है बेसिकली कंजम्पशन. वो अभी भी इंटैक्ट है आपको लगता है आगे जाते हुए? मेरे ख्याल से ब्रॉडली इंटैक्ट है. थोड़ा मे बी कंजम्पशन से हट के जो फाइनेंस सेक्टर आपको इन्वेस्टमेंट भी देखता है और कंजम्पशन भी देखता है. तो क्या इन्वेस्टमेंट का भी मूड थोड़ा कम है, बट अगले 5 साल में आप देखेंगे क्योंकि मूड इतना कम रहेगा, इवन कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. कभी ना कभी तो कंजम्पशन भी हिट हो जाएगा यदि इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं हुआ. तो क्या मेरे को ऐसा समझ में आता है कि गवर्नमेंट वाज नॉट दैट मच फोकस्ड ऑन टू रिवाइविंग द बिजनेसेस टिल अबाउट जुलाई अगस्त. उसके बाद जो टैक्स फॉल हुआ और जो 3% जो जीडीपी गिरा, उसके बाद से गवर्नमेंट इज नाउ ऑन अ ओवर ड्राइव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रिवाइव द बिजनेसेस. और जब गवर्नमेंट चाहती है कि रिवाइव हो तो फिस्कल, मॉनेटरी, इंटरेस्ट रेट कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है. तो अब जो गवर्नमेंट उस मूड में है, तो उसी कारण से क्या है, अब यहाँ पर जो है ना, मंदी का जगह नहीं है. तेजी कितना हुआ है नहीं मालूम है, मंदी की जगह नहीं है, मंदी का जगह नहीं सोचना मेरे है इस ख्याल से. समय. हाँ, अब ये समझने का है कि कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे अगले 5 साल में. तो जनरली जो बहुत पॉपुलर सेक्टर होते हैं वो मीडियोकर रिटर्न देते हैं, दे विल रिमेन गुड. बिल्कुल. सम ऑफ द कंपनीज व्हिच आर डाउन एंड आउट, लार्ज एंड अनपॉपुलर कंपनीज, वो कंपनीज जो है ना, जो लीडर कंपनीज फ्रॉम अ पिटा हुआ सेक्टर्स, दे डू वेरी वेल. मतलब 10x 20x. अब वो कहाँ पर होगा मेरे नहीं मालूम अभी, बट दैट इज अ वे टू फाइंड कि भाई आपको क्या लगता है अगले 5 साल में कौन सा सेक्टर बहुत जोर से रिवाइव होगा. जैसे टेलीकॉम ने दिखाया थोड़ा सा टेलीकॉम में जैसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब खत्म हो जाएगा, टेलीकॉम नहीं मिलेगा उसको. आप अभी इंक्रीज देखिए ना, आप 2-5% नहीं 40% है. तो मेरे ख्याल से वो सेक्टर रिवाइव होगा फॉर श्योर. और अब लेकिन उसमें स्टॉक्स कैसा, आई मीन यू हैव ओनली 2 choices नाउ. बिल्कुल, वो तो है. सो उधर क्या मतलब देयर विल बी 2 choices और 3 choices, समय बताएगा. तो लेकिन स्टॉक्स के लिए तो मतलब कंसिस्टेंसी में 2 ही चॉइसेस रह गई हैं एक्चुअली, रिलायंस और भारती. अच्छा, एक और चीज, अभी आप कह रहे हैं कि मंदी की जगह नहीं है. और ये मतलब ऐसा लगता है मुझे. हाँ, मतलब अच्छा, जो मैं सोचता हूँ सब गलत होता है. नहीं देखिए, गलत तो कोई भी हो सकता है रामदेव जी, लेकिन हमारा भी एक व्यू रहा है कि मंदी की शायद जगह नहीं है. लेकिन एक जो कंप्लेन रही है इस रैली से कि इस रैली में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और पोर्टफोलियोज ने शायद उतना अच्छा नहीं किया है, क्योंकि ये 8-10 स्टॉक है. प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया है.